हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस भारतीय नागरिक के लिए जो इस उम्मीद और सपने के साथ वोट करता है कि जीतने के बाद उसका चुना हुआ नेता उसके एरिया में विकास करेगा, जिसका फायदा उस एरिया में रहने वाले हर नागरिक को होगा। पर जैसा कि आप जानते हैं कि उस नेता के जीतने के बाद वो अपने किए हुए हर वादे को भूल जाता है और कोई भी काम नहीं करता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हेलो, मुझे ये बताइए कि इंडिया में एक एमपी और एमएलए की सैलरी कितनी होती है? जरूर, मैं बताता हूँ। भारत में एक एमपी यानी संसद सदस्य की सैलरी लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए महीना के आसपास होती है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है। वही एक एमएलए यानी विधायक की सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग होती है, लेकिन आमतौर पर ये कुछ हजारों से लेकर कुछ लाख रुपए महीना तक हो सकती है, और इसमें भी अलग अलग भत्ते शामिल रहते हैं। और मुझे ये बताइए कि एक एमपी और एमएलए को इलेक्शन लड़ने में कितना खर्चा करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इसका भी एक आइडिया दे देता हूँ। चुनाव आयोग की ओर से एक उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा तय की जाती है। आमतौर पर लोकसभा चुनावों में एक एमपी उम्मीदवार को लगभग 70 लाख से 95 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति होती है, जबकि विधानसभा चुनावों में एक एमएलए उम्मीदवार के लिए यह सीमा लगभग 20 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। ये सीमा अलग अलग राज्यों और चुनावों के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है। तो गाइस, सुना आपने, 70 से 95 लाख एक एमपी का खर्चा बैठता है इलेक्शन जीतने के लिए। और मैं आपको गारंटेड कहता हूं इससे भी ऊपर जाता है। आई एम श्योर, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो आप ये और एक एमएलए का खर्चा जो आता है वो आता है लगभग 40 से 50 लाख रुपए। तो अगर अगर एक एमपी इलेक्शन जीतने के लिए 95 लाख, मतलब मोटा मोटा मैं अगर बोलूं तो 1 करोड़ हो गया, अगर वो 1 करोड़ खर्च कर रहा है और एक एमएलए इलेक्शन जीतने के लिए 50 लाख लगभग खर्च कर रहा है, मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूं कि जो ये खर्चा करते हैं इससे भी ऊपर जाता है। तो अगर एक एमपी का खर्चा 1 करोड़ रुपए आ रहा है और उसकी सैलरी, मंथली सैलरी जो वो है 1,25,000 से 1.5 लाख, मोटा मोटा चलो हद मार के मान लेते हैं। तो आप एक चीज सोचिए, तो एक साल के अंदर उसकी सैलरी कितनी आ रही है? 18 लाख रुपए। और 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल में कितना आएगा? 90 लाख रुपए। तो इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना पैसा वो इलेक्शन जीतने में लगा रहा है उतना पैसा तो उसको उसकी सैलरी में भी वापस नहीं मिल पाएगा। तो ये लोग कमाते कहाँ से हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ से कमाएंगे? मैं बताता हूँ, ये कमाएंगे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो पैसा पास होता है आपके एरिया को डेवलप करने के लिए, वो पैसा सब पूरा का पूरा इन लोगों की जेब में जाता है। ये रियलिटी है। अगर आपके घर एरिया की सड़क अगर बहुत अच्छे बनने वाली है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मसाला अच्छा नहीं डालेंगे, मिलावट होगी, लो क्वालिटी की बनेगी। अगर वो सड़क 1 करोड़ में बननी थी, अब वो सड़क बनेगी 30 लाख रुपए के अंदर, और जो 70 लाख रुपए हैं या हद मार के 50 लाख रुपए, तो 50 लाख जो है वो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में और उस नेता के पास में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जहां से ये सब पैसा निकालते हैं। इसीलिए हमारे एरिया में, और हमारे एरिया में नहीं, इंडिया के हर एरिया में विकास नहीं हो पाता है, पूरे इंडिया में विकास नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में। अब मैं आता हूं मेरे दूसरे पॉइंट पे। ओके, मुझे ये बताइए कि एक इंडिया में एक गवर्नमेंट प्यून बनना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है? बिल्कुल, मैं फिर से बताता हूँ। भारत में एक गवर्नमेंट प्योन बनने के लिए सबसे पहले आपको उस विभाग या संस्थान की भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार करना होता है जहां वैकेंसी निकली है। फिर आप उस नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन करते हैं। आमतौर पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास होती है। आवेदन के बाद एक छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कभी कभी एक छोटा इंटरव्यू भी हो सकता है। जब आप ये सब स्टेप्स पूरा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप उस पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए कि मुझे एक नेता बनना है इंडिया में, तो
उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और क्या उसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है? बिल्कुल, बताता हूँ। भारत में नेता बनने के लिए यानी सांसद या विधायक जैसा कोई पद हासिल करने के लिए कोई औपचारिक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती। आपको बस भारत का नागरिक होना होता है और कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे न्यूनतम उम्र सीमा। इसके अलावा नेता बनने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपको चुनाव लड़ना होता है और लोगों के वोट से जीतकर आप नेता बन सकते हैं। और अगर मैं एक अंगूठा छापूं तो क्या मैं नेता बन सकता हूँ? आप बिल्कुल बन सकते हैं। भारत में चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई औपचारिक जरूरत नहीं है। अगर आप चुनाव की दूसरी शर्तें पूरी करते हैं, जैसे उम्र और गाइस, देखा आपने, एक ऐसी कंट्री जहां पर एक पियोन बनने के लिए, एक चपरासी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th या 12th है, जहां पे मुझे एक पियोन बनने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, जहां पर एक पियोन बनने के लिए मुझे इंटरव्यू देना पड़ता है, उस कंट्री में एक नेता जो किसी ना किसी शहर को, जो किसी ना किसी जिले को, किसी स्टेट को और या फिर सेंट्रल मिनिस्टर बन के कंट्री को चला रहा है, उसके लिए कहीं पे भी संविधान में मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे आप ये बताइए, कैसे एक अनपढ़ आदमी या बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी आपके एरिया को या आपके स्टेट को या इस कंट्री को चला सकता है? नॉट पॉसिबल। जिसको एक बेसिक नॉलेज ही नहीं है, क्वालिफिकेशन उसका बेस ही उसका नहीं बन पाया है, तो वो कैसे सोच पाएगा, डिसीजन कैसे ले पाएगा? नहीं ले सकता। ये सोचने वाली बात है। और इतने साल से 1947 से हम आजाद हुए थे, इतने साल आज गुजर चुके हैं, तो इतने सालों में किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने आज तक संविधान में चेंजेस नहीं किए। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर ये चेंजेस करेंगे तो इनकी जो इनकम है वो रुक जाएगी, क्योंकि जब कोई अच्छा पढ़ा लिखा आएगा तो वो आके ग्रोथ के बारे में सोचेगा। इनको ग्रोथ से मतलब है ही नहीं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब खर्चा ही ज्यादा कर रहे हैं, उनका उनकी सैलरी से कवर नहीं हो पा रहा, तो कैसे मैनेज हो पाएगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें कहीं ना कहीं संविधान में चेंजेस करने की जरूरत है। अगर आज एक चपरासी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा पोस्ट है तो इसके लिए भी आज किसी को नेता बनना है, तो मेरे ख्याल से एक एग्जाम होना चाहिए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देन उसका इंटरव्यू होना चाहिए। अगर उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है तो उसका बेस फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर उसको कोई टेक्निकल काम में जाना है, लाइक कंस्ट्रक्शन में जाना है, तो उसके लिए उसके पास सिविल की डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एमबीए के बंदे को आज ये बोलूँ या फाइनेंस के बंदे को बोलूँ कि तुम जाके पुलिया बना लो, कोई ब्रिज बना लो या या बिल्डिंग बना लो, क्या वो बना पाएगा? आंसर है नो। और अगर मैं एक सिविल के बंदे को बोलूं, बीटेक सिविल, कि तुम जाके बैलेंस शीट रेडी कर लो, क्या वो कर पाएगा? आंसर है नो। क्यों? दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, फिर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सबके पास अपनी अपनी स्पेसिफिक स्किल है। फाइनेंस का बंदा फाइनेंस का एक्सपर्ट है और सिविल का बंदा सिविल का एक्सपर्ट है, तो कैसे वो एक दूसरे का काम कर सकते हैं? तो सोचो, जब पढ़े लिखे बंदे एक दूसरे का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अनपढ़ गवार मंत्री कैसे कर पाएगा भैया? नॉट पॉसिबल। तो प्लीज सोचिए इस बारे में। आप जब इलेक्शन हो नेक्स्ट, जब भी आप वोट करें, और इसके बारे में सोचिए अच्छे से। मुझे आज 10 साल हो चुके हैं, लगभग 10-15 साल हो गए हैं जब से नोटा स्टार्ट हुआ था। मेरा वोट नोटा को ही जाता है। मैं ना बीजेपी की फेवर में हूँ, ना कांग्रेस की, ना आपकी, क्योंकि मुझे पता है जो भी अभी खड़े हो रहा है इलेक्शन में, वो नेता अगर काबिल नहीं है तो मैं उसको वोट नहीं करता। और यही आप लोगों को करना है। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।